चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में कार्बन जो है वो कभी कभी sp हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है, sp3 भी शो करता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो कितने तरीके के टाइप्स के कंपाउंड में आ सकता है। जैसे आपका हेलो अल्केन, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ये सब जो है sp3 CX बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होते हैं। CX बॉन्ड मतलब कार्बन और हेलोजन, X जो है वो हेलोजन को डिनोट करता है। तो CX बॉन्ड मतलब कार्बन हेलोजन का बॉन्ड। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ग्रुप कंपाउंड्स भी इसी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। जैसे हेलो अल्केन्स में देख ही रहो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? तो देखो कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसके साथ अगर हेलोजन अटैच्ड हो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उस कार्बन के साथ अगर हेलोजन अटैच्ड हो तो उसको एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड जस्ट इसका जो है बेंजीन के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हो, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड ये कार्बन और ये कार्बन दोनों डबल बॉन्डेड है। इस पॉइंट पे एक कार्बन है, इस पॉइंट पे एक कार्बन है, दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड, उसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है और उस पर हेलोजन लगा है। तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। फिर आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। sp2 में विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन और एराइल हैलाइड जस्ट इसका बेंजीन वाला फॉर्म, यानी डबल बॉन्ड वाले बेंजीन में कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड होगा उस पर जो है हेलोजन अटैच्ड हो गए हैं। फिर उसके बाद दो कंपाउंड और आते हैं, जेमिनल हैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है कि एक ही कार्बन पे ऊपर और नीचे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होते हैं, जबकि विसिनल डाइहैलाइड में एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन का मतलब क्या होता है? बगल वाले कार्बन, ये जैसे इस कार्बन का बगल वाला कार्बन ये हो गया, इसका बगल वाला ये हो गया, तो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। और सेम कार्बन पे जब ऊपर नीचे हेलोजन अटैच्ड होते हैं तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। अब हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन देखते हैं। पहले अल्कोहल से देखते हैं। तो देखो जैसा 1 डिग्री में होगा ना, सेम एज इट इज आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी होगा, और साइक्लिक ग्रुप में भी सेम होगा। जैसे अल्काइल ग्रुप में जैसे हो रहा है वैसे ही सेम एज इट इज साइक्लिक ग्रुप में होगा। अब देखो यहाँ रिएक्शन होता कैसे है। जैसे C2H5OH है, ये क्या है मेरा इथेनॉल। इथेनॉल को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अल्कोहल से कर रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई भी एक हैलोजन एसिड ले लेना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, ये OH माइनस नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें होता क्या है कि C2H5 जो है Cl, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आ जाता है, और OH और ये H, यानी ये जो OH है और ये जो H है, ये दोनों मिलकर H2O का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब सिंपल जानो ना कि दोनों जो होता है कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। जैसे यहाँ देखो CH3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है ना वो पोलर नेचर का होता है, जिसके कारण बस जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अल्कोहल हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है इस H+ आयन को लेकर वाटर बना दिया, और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इस C2H5 के साथ जुड़ के C2H5Cl बना दिया। आगे देखते हैं CH3OH HCl, ये भी सेम रिएक्शन है। अब यहाँ पे समझिए रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को अगर ऐड करता है तो उसको रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो C2H5OH में जब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन इस OH को ले जाके क्या बना देगा? H2O, और एक हाइड्रोजन जो है इसमें चला जाएगा। तो देखो C2H6 पहले कितना था? C2H5 एक हाइड्रोजन गया तो C2H6 और H2O का फॉर्मेशन हुआ। सेम एज इट इज आपका बेंजीन में भी होगा। CH2OH डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन किए, टॉल्यून का फॉर्मेशन हुआ, और H2O जो है वो रिलीज हो गया, कन्वर्जन के फॉर्म में लिखा है। कन्वर्जन क्या होता है क्लास 11th में जाके पढ़ सकते हैं, हालांकि क्लास 12th में भी कन्वर्जन का एक अपग्रेडेड फॉर्म है, उसको भी हम बताएंगे। CH3C, CH3, CH3OH 3 डिग्री का बता रहा है। 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल को जब भी आप किसी हैलोजन एसिड्स के साथ करते हैं तो जस्ट उसको शेक करके यानी हिला के ही आप उसको 3 डिग्री हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अल्कोहल दिया हुआ है 3 डिग्री अल्कोहल, इसको हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट किए, तो हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद बस उसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो 3 डिग्री हैलाइड बन जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा आता है अल्कोहल सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये भी क्या है? पोलर नेचर। तो सोडियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन क्या नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन क्या नेगेटिव चार्ज। तो ये पोटेशियम जो है इस OH को लेके, क्योंकि OH कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम कैसा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो K है, ये इस OH को लेके आउट हो गया, और यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये जाके इस हेलाइड के साथ जुड़ गया, अल्काइल के साथ। समझ में बता रही है? जैसा 1 डिग्री में वैसे 2 डिग्री, 3 डिग्री में भी। अब देखो सोडियम ब्रोमाइड है तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज, तो ब्रोमीन जो है इस C2H5 के साथ जाके जुड़ जाएगा, और सोडियम जो है OH को लेकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। H2SO4 जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 का यहाँ लिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका 3C2H5, यानी 3 मोल्स में अगर C2H5OH लिए हैं और उसको PCl3 और PCl5, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसमें याद क्या रखना है कि आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ लिबरेट हो रहा है, क्या क्या चीज़ मिल रहा है, उसको ध्यान रखना है। जैसे PCl3 के साथ जब भी कोई भी अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा 3 मोल्स में कराएंगे, तो 3 मोल्स हेलाइड मिलेगा, और H3PO3 यानी फॉस्फोरिक एसिड हमको मिलेगा। उसी तरीके से PCl5 को ROH के साथ करेंगे तो हेलाइड बनेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, और POCl3 यानी फॉस्फोराइल क्लोराइड जो है वो मिलेगा।
1 डिग्री 2 डिग्री समय सेम होगा ये सब। फिर अल्कोहल को जब रेड फास्फोरस के साथ कराएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और जैसा आपका अल्काइल में हो रहा है यानी अल्काइल में, वैसा ही आपका बेंजीन यानी एराइल ग्रुप के साथ होता है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जब भी अल्कोहल से अगर हमको डायरेक्ट हमको हेलाइड बनाना है तो उसके लिए उसको रेड फास्फोरस के साथ हीट कर देंगे, ब्रोमीन या आयोडीन जो भी हेलोजन ले सकते हैं। हेलोजन आपको कौन कौन ले सकते हो, तो ब्रोमीन और आयोडीन, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केवल ब्रोमीन या आयोडीन, इसी दोनों में से कोई एक हेलोजन आप ले सकते हैं। अल्कोहल को जब थायोनिल क्लोराइड के साथ किया, किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो हेलाइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस केस में निकलता है। तो इसका प्रोडक्ट याद रखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट इस सब कंडीशन में निकल रहा है। PCl3 से करें तो फॉस्फोरिक एसिड, PCl5 से तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉस्फोराइल क्लोराइड, थाइनॉइल क्लोराइड से करें तो सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में बात आ गई। फिर क्लोरीनेशन और मार्क रूल, तो क्लोरीनेशन और मार्क रूल हम लोग जानते हैं। क्लोरीनेशन प्रोसेस में हम लोग कोई भी एक अल्केन लेते हैं, उससे उसका अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं सनलाइट और क्लोरीन के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे जानते हैं मार्क रूल को। मार्क रूल को भी हम क्लास 11th में बताए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप उसको रिकैप कर सकते हैं, मार्क रूल और एंटी मार्क रूल, ठीक है। अब आते हैं लैब प्रोसेस। लैब प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी अल्कीन से अगर विसिनल हेलाइड बनाना हो तो उस केस में क्या करेंगे। तो किसी भी अल्कीन से अगर विसिनल डाइहेलाइड बनाना हो तो उस केस में उसको क्लोरीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन वाटर के साथ, यहाँ पे Br2 जो है वो एक्वस फॉर्म में होगा, ब्रोमीन वाटर के साथ उसको हीट करेंगे तो विसिनल डाइहेलाइड मिलेगा। फिर आपका ये दो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट में आता है, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकल्स्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, या मतलब स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकल्स्टीन रिएक्शन दोनों जो है ना वो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। अब बात आती है कि क्या इसमें होता है, तो इस चीज़ को समझिए। जब भी आपको फ्लोरीन और आयोडीन इस दोनों कंपाउंड का यूज करना होगा तो आप स्वार्ट्स रिएक्शन या फिंकल्स्टीन रिएक्शन की तरफ देखेंगे। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग जो है फ्लोरीन जो है, कोई भी अगर हैलोजन दिया है उस हैलोजन को अगर फ्लोरीन से चेंज करना है तो उसके लिए स्वार्ट्स रिएक्शन है, और कोई भी हैलोजन को अगर आयोडीन से चेंज करना है तो उसके लिए फिंकल्स्टीन रिएक्शन। जैसे AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3, ये चार कंपाउंड्स आप स्वार्ट्स रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, कोई भी चार कंपाउंड। अल्काइल हैलाइड यानी जो हैलोजन के साथ आप फ्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे वो होगा क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो देखिए जैसे यहाँ पे C2H5Cl है, हम यहाँ पे AgF लिए, तो AgF लिए तो क्या किया, फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन की जगह जाएगा, क्लोरीन जो है फ्लोरीन की जगह आएगा, यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरीके से 2 मोल्स में C2H5Br प्लस Hg2F2। अब अगर आप कोई भी कंपाउंड है उसके नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ 1 मोल में था, यहाँ पे 2 मोल्स में लिए हैं, तो आपको जो ये वाला कंपाउंड लेना होगा इसमें से भी आपको फ्लोरीन का 2 मोल्स वाला लेना होगा। जैसे अगर आप 3 मोल्स का ले रहे हैं तो आपको SbF3 लेना होगा, अगर 2 मोल्स का ले रहे हैं तो आप Hg2F2 या फिर COF2 दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ Hg2F2 लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन जो है फ्लोरीन की जगह, तो 2C2H5F प्लस Hg2Br2। समझ में बात आ रही होगी। तो बस हैलोजन जो है वो एक्सचेंज करता है। और फिंकल्स्टीन रिएक्शन में भी सेम है, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में क्लोरीन जो है आयोडीन की जगह, आयोडीन जो है वो क्लोरीन की जगह आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन जो है वो ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन जो है वो आयोडीन की जगह। समझ में बात आ गई। उसके बाद हेलो एरीन्स का कैसे प्रिपरेशन होता है इस चीज़ को समझिए। जैसे पहला है आपका फिनॉल। फिनॉल से हेलो एरीन्स को कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, जैसे हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन देखे हैं अभी एल्काइल से, उसी तरीके से सेम है। जैसे कोई भी फिनॉल है, फिनॉल को हेलोजन एसिड के साथ किए तो ये H जो है इस OH को लेकर H2O लेकर रिलीज हो गया, और ये जो क्लोरीन है इस बेंजीन में जहाँ अल्कोहल ग्रुप लगा है उसकी जगह आ जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na और OH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग, क्लोरीन जो है बेंजीन के साथ चला गया। PCl5, PCl3, SOCl2, रेड फॉस्फोरस, ये चारों के साथ एज इट इज सेम रिएक्शन होगा जो हम लोग अल्काइल में देखे थे। देखो ना यहाँ पे PCl5 के साथ जब करा रहे हैं तो फॉस्फोराइल क्लोराइड अलग हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो रहा है। PCl3 के साथ किए तो फॉस्फोरिक एसिड अलग हो रहा है। थायोनिल क्लोराइड के साथ किए तो सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो रहा है। रेड फॉस्फोरस के साथ किए तो या तो ब्रोमीन बनेगा, आपको जो हैलोजन ले रहे हैं, अगर आप ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमीन बनेगा, आयोडीन ले रहे हैं तो आपका आयोडीन बनेगा। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को थोड़ा याद रखिएगा, टॉलुइन और क्लोरीन के साथ। तो टॉलुइन को जब भी आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं किसी भी डार्क प्लेस में यानी अंधेरे जगह में, तो उसमें जब आयरन डालते हैं तो क्या होता है, डार्क प्लेस मतलब कि कोई एक कंटेनर है, उसको लाइट का कोई सोर्स जो है वहाँ प्रेजेंस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे टॉलुइन में क्या होता है कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है 2 क्लोरीन है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो टॉलुइन का ये CH3 है, ये जब यहाँ से हटा तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ तो समझ पा रहे होगे कि इस बेंजीन पे यहाँ पे जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा कि नहीं होगा। तो जब ये टॉलुइन का ये जो CH3 है ये इस पोजीशन से उठ के इस पोजीशन पे आएगा हाइड्रोजन वाले की जगह, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जैसे ही ये हाइड्रोजन निकलेगा तो वो यहाँ पे जो 2 क्लोरीन है उसमें से एक क्लोरीन को लेके आउट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ये जो CH3 है वो इसके जगह पे चला जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, और जो एक क्लोरीन बचा वो इस CH3 की जगह पे आएगा, तो ऑर्थो ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, और सेम एज इट इज आपका पारा ग्रुप का होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, पारा ग्रुप जो है वो आपका 75% होगा और जो ऑर्थो ग्रुप है वो आपका 25% होगा। कारण क्या है कि जो पारा ग्रुप है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा ग्रुप, क्योंकि जो पारा ग्रुप होता है वो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में ज्यादा इजीली जो है वो फिट हो जाता है, इसलिए पारा ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ऑर्थो मेटा के कंपेरिजन में काफी ज्यादा होता है।
फिर दूसरा रिएक्शन आता है आपका सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम वाला जितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब यहाँ डिस्कस है। तो जैसे इसमें हम लोग देखेंगे बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट को, हालांकि बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बाद में जाके हम लोग एमाइंस में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले समझ लीजिए ऐसे ही, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट क्या होता है कि बेंजीन पे जब भी N2 और X हो, यानी नाइट्रोजन और हेलोजन हो, तो इस पूरे कंपाउंड को ही बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, स्टेबल ही नहीं रह सकता है ना। और ये एक सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट, समझ में बता रही। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि NH2 जो है एनिलीन है, ये क्या है आपका एनिलीन है। एनिलीन को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3 273 से 278 केल्विन के बीच में, तो N2Cl यानी बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट जो है वो मिलता है। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, क्लोरीन लिए हैं, इसलिए यहाँ पे हेलोजन की जगह क्लोरीन आ रहा है। उसी हेलोजन, यही जो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइअजोनियम जो सॉल्ट यानी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, उसको जब क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो वहां से क्या होगा कि नाइट्रोजन जो गैस है N2 ये रिलीज कर जाएगा। कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन के स्पीड को बूस्ट अप करता है, फास्ट करता है, तो नाइट्रोजन जो है वो गैस निकल जाएगा और क्लोरीन जो है वो इसकी जगह पे रहकर जुड़ जाएगा। समझ में बात आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करें, यानी बेंजीन डाइअजोनियम आयोडाइड है आपके पास, तो उसको पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में आप उसको रिएक्ट करवा सकते हैं। और जैसे हम लोग देखे थे कि 3 डिग्री अल्कोहल को अगर 3 डिग्री हेलाइड बनाना होता है तो उसके लिए बस शेकिंग करते हैं, सेम इसी तरीके से इसको भी बस शेकिंग करना है, यानी बस हिला सकते हैं, तो आपका यहाँ पे आयोडीन और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो हम रिएक्शन आपको बताए थे CH3 क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन ही का यूज़ क्यों हुआ, फ्लोरीन और आयोडीन का क्यों नहीं हुआ, उस चीज़ को समझिए। यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन का यूज़ इसलिए नहीं किए क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है ना, नो फ्लोरीन, क्योंकि हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। और यहाँ पे आयोडीन का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि आयोडीन के साथ अगर कोई भी कंपाउंड रिएक्ट कराता है तो वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, रिवर्सिबल नेचर, जिसके कारण हमको यहाँ पे कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देना पड़ता है, जैसे HiO4 नाम से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ता है, जो कि उस रिवर्सिबल जो नेचर है उसको कम करने के लिए आयोडीन को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण आयोडीन, क्योंकि अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वो रिवर्सिबल नेचर का है, मतलब कि इस कंपाउंड को अगर आप आयोडीन के साथ कराएंगे तो ये कंपाउंड मिलेगा, फिर इस कंपाउंड से ये कंपाउंड हो जाएगा, फिर इस कंपाउंड से ये कंपाउंड हो जाएगा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो आयोडीन को वो रिवर्सिबल प्रोसेस ना करे, जिसके कारण उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है एक ऑक्सीडाइजिंग, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। आपके एनसीईआरटी बुक में HiO4 को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ था। चलिए अब जो है केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड का। पहला है हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड के साथ जो हम लोग देखे थे कि कोई भी अगर हेलोजन एसिड के साथ यहाँ पे कोइंसिडेंटली दोनों क्लोरीन ले लिए हैं, जब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराइएगा तो दोनों हेलोजन जो है एक्सचेंज हो जाएगा, इसका क्लोरीन इसको चला जाएगा, इसका क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, तो सेम कंपाउंड का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब अगर समझो ना, यहाँ पे अगर C2H5Br लेते ब्रोमीन, तो यहाँ पे H के साथ, जैसे अगर यहाँ पे हम C2H5Br लेते ब्रोमीन और इसको जब HCl के साथ करते तो यहाँ पे C2H5Cl हो जाता और HBr जो है वो अलग हो जाता है। समझ में बात आ गई। तो वही चीज़ है, जैसे यहाँ देखो बेंजीन के साथ तो करवाएं, जैसे इसका क्लोरीन है तो हाइड्रोजन जो है इसके क्लोरीन को लेकर चला गया और ब्रोमीन जो है इस बेंजीन में जहाँ क्लोरीन था उसकी जगह पे लग गया। फिर उसके बाद है HCN KCN NaCN, इन तीनों के साथ जब करेंगे तो साइनाइड ग्रुप जो है वो अल्काइल के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है या पोटेशियम या जो भी मेटल होगा, हाइड्रोजन पोटेशियम सोडियम, वो जो है साइनाइड को लेकर जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री का दिखा रहा है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को HCN के साथ किया, इस तीनों में से किसी के साथ भी कीजिएगा सेम रिएक्शन आएगा। HCN के साथ किए तो RCN प्लस HX होगी, है ना, RCN और HX, यानी यहाँ पे CN जो है वो R के साथ हो गया और X जो है वो H के साथ चला गया। फिर CH यहाँ 2 डिग्री का दिखा रहा है, तो जहाँ पे हेलोजन है वहाँ पे CN चला जाएगा और सोडियम जो है इस हेलोजन को लेकर आउट हो जाएगा। देख रहे हो वहाँ पे CN हो गया। 3 डिग्री में भी जहाँ हेलोजन है उसकी जगह CN हो जाएगा और पोटेशियम जो है इस हेलोजन को लेकर आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई भी रख सकते हैं, HCN भी रख सकते हैं, NaCN KCN, मतलब वही बोल रहा है कि तीनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम आपका बेंजीन के साथ हो रहा है। H2 यानी वाटर के साथ, तो वाटर के साथ तो सिंपल है कि H2O में 2 हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन, तो जो अल्काइल हैलाइड है उसमें से हाइड्रोजन जो है जो अल्काइल हैलाइड है उसका हेलोजन लेके निकल जाएगा और R जो है OH के साथ कंपाउंड होकर अल्कोहल बना देगा। समझ में बात आ रही है। मतलब जस्ट जो हम लोग देखे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, उसका जो वाटर के साथ जो वाटर बना रहा था, तो जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे आ रहा है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में भी सेम होगा। बेंजीन के साथ भी सेम रिएक्शन आ रहा है। वाटर के साथ करेंगे तो एक H जो है इसमें से X को लेकर आउट हो जाएगा और एक H जो है यहाँ पे H2O का फॉर्म में, वो एक H जो है वो X को लेकर आउट हो गया, बचा कितना, एक H एक O, तो वो HO मिलकर फिनॉल बना दिया। उच्च फिटिंग रिएक्शन क्लास 11th में बताए हुए हैं, जाके एक बार रिकैप आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। उच्च फिटिंग रिएक्शन देखते हैं 2 मोल्स में। कोई उच्च फिटिंग रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे वो हमेशा 2 मोल्स में लेंगे। अगर सेम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं C2H5 तो वो 2 मोल्स करके ले लिए। अगर अलग अलग अल्काइल ले रहे हैं, जैसे यहाँ इथाइल लिए, यहाँ मिथाइल लिए, तो ऐसे करके लिखना होगा। उसके साथ 2 मोल्स में सोडियम होगा, ये आपके क्लास 11th में भी है। उच्च फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन आपका क्लास 11th में भी है, वहाँ पे भी जाके आप इसको देख सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं।
तो 2 मोल्स में अल्काइल हैलाइड है तो 2 मोल्स में ही हम सोडियम भी लेंगे और इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जो है रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे क्या लिए हैं 2 मोल्स में इथाइल क्लोराइड लिए हैं तो यहाँ क्लोरीन भी 2 है, तो 2 सोडियम इस 2 क्लोरीन को लेके आउट हो गया और जो वो आउट हो गया और यहाँ पे 2 मोल्स में C2H5 था जो तो 2 मोल्स में जो C2H5 था वो कन्बाइन हो गया C4H10 मिल गया। समझ में बात आ गई। उसी तरीके से अगर अलग अलग अल्काइल हैलाइड हो जैसे कि यहाँ पे C2H5Cl है या CH3Br है तो इसमें भी 2 मोल्स में सोडियम लेंगे, एक सोडियम इस क्लोरीन को लेकर आउट हो जाएगा, एक सोडियम इस ब्रोमीन को लेकर आउट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड अलग हो गया, C2H5CH3 5 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 5 3 8 C2 और कार्बन 2 है, एक कार्बन 3 कार्बन हो गया, 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गया, C3H8 बन गया। समझ में बात आ गई। मतलब यहाँ पे ध्यान और देना है कि ड्राई ईथर का ही यूज़ क्यों किया गया। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग मॉइस्चराइज ईथर यानी एक्वस ईथर का अगर यूज़ करते तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। फिटिक रिएक्शन क्या होता है? फिटिक रिएक्शन भी एज इट इज सेम ही होता है, बस यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बेंजीन क्लोराइड है, बेंजीन ब्रोमाइड। जैसे यहाँ पे जो है बेंजीन क्लोराइड है तो बेंजीन क्लोराइड को सोडियम के प्रेजेंस में किया बेंजीन ब्रोमाइड, तो इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो एक सोडियम इस क्लोरीन को लेके अलग, एक सोडियम इस ब्रोमीन को लेके अलग और बेंजीन बेंजीन कंबाइन होकर बाइफिनाइल बना दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है। अगर आपको बेंजीन क्लोराइड से या बेंजीन ब्रोमाइड से अगर आपको बाइफिनाइल बनाना हो तो आप फिटिक रिएक्शन की तरफ रुख कर सकते हैं। उसके बाद NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सेम एज इट इज आएगा, सोडियम जो है इस X यानी जो हैलोजन है इसको लेके आउट, R जो है OH के साथ कंबाइन करके अल्कोहल बना देगा। फिर सेम एज इट इज आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और बेंजीन में भी होगा। सोडियम अल्कोक्साइड के साथ देखते हैं तो जब भी कोई भी हैलोजन है RX वो CH3 अल्कोक्साइड मतलब होता है आपका ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप में हम लोग नॉमेनक्लेचर जाने थे, अल्कोक्साइड बोला जाता है। ईथर ग्रुप का नॉमेनक्लेचर होता है अल्कोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे RX CH3ONA तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज और बाकी जो बच गया CH3O ये सारा का सारा निगेटिवली चार्ज हो जाता है। समझ में बात आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समय सेम होगा। यहाँ पे होगा क्या कि ये जो सोडियम है, अब यहाँ पे तो समझ ही गए होगे कि यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव या निगेटिव, तो सोडियम जो है इस हैलोजन निगेटिव चार्ज को लेके आउट हो जाएगा और ये जो अल्काइल है ये इस सोडियम की जगह आके लग जाएगा और कंपाउंड बना देगा। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट है एमोनिया। एमोनिया यानी NH3 NH2N 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके साथ यहाँ पे रिएक्शन दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पे R कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसको जब NH3 के साथ करते हैं, NH3 के साथ, तो क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 3 है, तो उस 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है वो इस हैलोजन को लेके आउट हो गया, बाकी कितना हाइड्रोजन बचा? 2, तो वो 2 हाइड्रोजन NH2 हुआ, NH2 जो है इस R के साथ कंबाइन कर जाएगा। सेम एज इट इज आपका 2 डिग्री में भी दिखा रहा है, बेंजीन में भी। बेंजीन में जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड में चल रहा है सेम एज इट इज सारा रिएक्शन जो है आपका बेंजीन में भी चलता जाएगा, यानी हेलो एरीन्स में। जैसे अल्काइल हैलाइड को हम लोग हेलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, उसी तरीके से बेंजीन को हेलो एरीन या फिर बेंजीन बोलते हैं। समझ में बात आ गई। तो जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड में चल रहा है रिएक्शन सारा वैसा ही आपका बेंजीन में भी चलेगा। जैसे यहाँ देखो ना अल्काइल हैलाइड में जैसे ये रिएक्शन चला है सेम एज इट इज आपका ये रिएक्शन बेंजीन में भी चल रहा है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे अगर बेंजीन के साथ कोई भी एक हैलोजन है, ठीक है, उसको NH2 के साथ किया, इस बार हाइड्रोजन कितना है? 2, तो एक हाइड्रोजन इस हैलोजन को लेकर आउट कर गया, यहाँ HCl हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस हैलोजन की जगह अगर क्लोरीन ले लेते हैं तो एक हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन को लेके आउट हो गया, है ना। बाकी कितना हाइड्रोजन बचा? एक हाइड्रोजन, तो वो एक हाइड्रोजन जो है वो इस बेंजीन के साथ अटैच्ड है और ये बेंजीन भी इस हाइड्रोजन के पास आके अटैच्ड होकर इसका फॉर्मेशन किया। सेम एज इट इज आपका अल्काइल में भी आ रहा है, अल्काइल में भी सेम रिएक्शन आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आपका NH को, है ना, जब अल्काइल हैलाइड को NH के साथ करेंगे तब क्या होगा? एक हाइड्रोजन एक हैलोजन इसी जगह निकल गया और बाकी जो नाइट्रोजन एक बचा उसकी जगह पे ये R आके जुड़ जाएगा। समझ में बात आई। उसके बाद ये वाला एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना है कि कोई भी अल्काइल हैलाइड को जब R मतलब 3 डिग्री एमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड को तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। कारण क्या है? तो कोई भी हाइड्रोजन कंपाउंड ही नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जिसके कारण वो इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम को कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले ही नहीं जा सकता है, जिसके कारण इस कंडीशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगला एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला। चलिए इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं एजेंसियन के साथ। एजेंसियन क्या होता है? ये एक नाइट्राइल ग्रुप कंपाउंड है। क्या है? नाइट्राइल ग्रुप कंपाउंड है। तो कोई भी नाइट्राइल ग्रुप कंपाउंड है उसको जब भी किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो इसमें कॉमन सेंस यही निकलता है कि जो CN है ना, वो इस X की जगह चला जाएगा और ये जो X है वो Ag के साथ कंबाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, क्या कि हम लोग अभी देखे थे HCN NaCN और KCN, इसके साथ जब रिएक्शन हुआ तब तो सेम कंपाउंड आया, लेकिन जब सिल्वर नाइट्राइल के साथ यानी सिल्वर साइनाइड के साथ किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा तो वो जो है R आइसोसाइनाइड देगा, यानी कि सिल्वर जो है वो इस X के साथ कंबाइन होकर AgX का फॉर्मेशन किया और ये जो साइनाइड है ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर आपको किसी भी साइनाइड को आइसोसाइनाइड बनाना है तो उसके लिए आपको AgCN का यूज़ करना पड़ेगा। समझ में बात आई। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि जब सिल्वर आइसोसाइनाइड को
ये अल्काइल आइसोसाइनाइड को जब रिडक्शन किया गया दो मोल्स में हाइड्रोजन देखे यानी 4 हाइड्रोजन, तो क्या क्या हुआ कि 4 हाइड्रोजन दिए तो एक हाइड्रोजन जो है वो इस N के साथ कंबाइन होने के NH बना दिया और 3 हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ बनकर CH3 बना दिया, यानी 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रो ग्रुप सब, जैसे कि KNO2, AgNO2, NaNO2, KNO3, इन सब के साथ जब रिएक्शन होगा तो किस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होगा। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड नहीं लिए हैं, नाइट्रिक एसिड जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का हो जाता है, ठीक है, उसकी जगह KNO3 का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो KNO2 जो है, KNO2 उसमें भी सेम आ रहा है, पोलर नेचर में पोटेशियम जो है वो हेलोजन को लेके आउट हो जाएगा और NO2 जो है वो R के साथ कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे भी पोटेशियम जो है वो हेलोजन को लेके आउट हो जाएगा और NO2 जो है बेंजीन के साथ कंबाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे सिल्वर नाइट्राइड के साथ भी सेम होगा। जब नाइट्रो ग्रुप जो है ना, साइनाइड के केस में बस आइसोसाइनाइड बनेगा, जबकि नाइट्रो के केस में NO2 जो है वो X की जगह चला जाएगा। समझ में बता रही है? यहाँ पे क्लोरीन कहाँ से आया, तो वहाँ पे हेलोजन की जगह अगर क्लोरीन ले लें, या यहाँ पे हम एग्जाम्पल डाल दिया होगा, अगर इस हेलोजन की जगह हम क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ AgCl जो है वो आउट हो जाएगा। मेटल एसीटेट के साथ देखते हैं। मेटल एसीटेट के साथ मतलब सेम एज इट इज जो अभी हम लोग देखे थे सोडियम अल्कोक्साइड में, जैसे तो सोडियम अल्कोक्साइड में हम लोग किसका देखे थे, ईथर का। यहाँ पे हम लोग ईस्टर का देख रहे हैं, COO क्या होता है, ईस्टर। तो ईस्टर का क्या हो जाएगा, तो देखिए ये पूरा आपका जो है निगेटिवली चार्ज आ रहा है, ये पूरा निगेटिवली चार्ज, और ये सिल्वर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस X को लेके अलग हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो CH3COO है ये R को लेके RCOO CH3 बनाएगा और AgX अलग हो जाएगा। समझ में बात आ गई? सेम होगा आपका फिनाइल ग्रुप में भी। उसके बाद दिखा रहा है जिंक के साथ। जिंक के साथ भी सेम रिएक्शन आता है कि आप कोई भी 2 मोल में अल्काइल हैलाइड ले लो, कितना मोल्स में, 2 मोल्स में, उसको जिंक के साथ अगर आप रिडक्शन कराते हैं तो जिंक जो है X यानी ये जो हेलोजन है इसको लेके आउट हो जाएगा और 2 मोल्स में जो आप हैलाइड लिए हो या अल्काइल, सॉरी 2 मोल्स में जो आप अल्काइल लिए हो वो 2R का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे यहाँ देखो 2 मोल्स में C2H5Cl लिए तो जिंक जो है इस क्लोराइड को लेके अलग हो गया, जिंक जो है क्लोरीन को लेके अलग हो गया। Cl2 क्यों है, क्योंकि 2 मोल्स में क्लोरीन है, जिंक जो है ZnCl2, और C2H5 जो है वो 2 मोल्स में है तो C4H10 का फॉर्मेशन हुआ। फिर एक और आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड इस चैप्टर का VVI आ जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस चीज़ को समझिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो कि किसी भी अल्काइल के साथ अगर कोई भी मैग्नीशियम और हेलोजन है, RMgX, यही होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आप हेलोजन ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, लेकिन मेन जो आपका जनरल फार्मूला है किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो यही है, ठीक है। जैसे डायोजोनियम सॉल्ट का जनरल फार्मूला है, कोई भी कंपाउंड है उस पर N2X, उसी तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgX। तो यहाँ पे जैसे RMgBr लिया है, ठीक है, जैसे C2H5 MgBr ले लिया, अल्काइल की जगह पे कोई भी अल्काइल ले सकते हैं, तो उसकी जगह इथाइल ले लिया C2H5 MgBr, उसको हाइड्रो HOH के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्ट किए, तो HOH के साथ जब किए तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, यहाँ ब्रोमीन निगेटिव चार्ज, बाकी सब पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस Mg के साथ चला जाएगा। समझ बता रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये C2H5 जो है, C2H5 एक हाइड्रोजन जो है वो इसके पास चला जाएगा, C2H5 के साथ एक हाइड्रोजन चला गया तो C2H6 बन गया, और ये जो OH है ये इस MgBr के साथ का चला जाएगा, MgBr के बीच में आ जाएगा MgOHBr। समझ में बात आई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, जैसे यहाँ समझिए बेंजीन के केस में MgCl है, तो MgCl में एक हाइड्रोजन जो है MgCl जहाँ पे अटैच्ड है उसकी जगह एक हाइड्रोजन होगा पहले कार्बन पे यहाँ पे जो ये कार्बन है, इस कार्बन पे जब MgCl अटैच्ड नहीं था तो बेंजीन होगा, कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, तो जब यहाँ से ये MgCl हटेगा तो इस यहाँ से हटेगा तो इसकी जगह हाइड्रोजन आएगा, तो वही हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। MgCl जो है वो इस OH को लेके MgOHCl बना दिया और वो हाइड्रोजन जो था वो इसकी जगह पे आके यहाँ पे अटैच्ड हो गया। समझ में बताई। ये था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर आता है आपका फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ पे अल्काइलेशन लिखा है, हालांकि 2 रिएक्शन होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है एकाइलेशन। तो दोनों रिएक्शन आपके बुक में भी दिया है, ये वाला आपका दोनों रिएक्शन दिया हुआ है, इस दोनों रिएक्शन को पढ़ जाइएगा, समझ में आ जाएगा आपको इजीली। और नहीं तो ये क्लास 11th में भी बताया गया है, क्लास 11th में जाके आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। किसका, एराइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे H2O NaOH KOH के साथ अगर करते हैं तो वाटर के साथ करेंगे तो HCl अलग हो गया और OH जो है क्लोरीन की जगह चला जाएगा, फिनॉल बन गया। NaOH में करेंगे तो Na जो है Cl को लेके अलग हो गया, यहाँ सोडियम छूट गया है, सोडियम होगा, सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, और OH जो है वो इस क्लोरीन की जगह जाके फिनॉल बना दिया। नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे टॉलुइन लिया है, टॉलुइन पे क्लोरीन ले लिया है, तो KOH लिया है तो KCl जो है वो अलग हो जाएगा, OH जो है क्लोरीन की जगह जाएगा, CH3 पे कोई असर नहीं आएगा। HCN NaCN AgNC, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा उस चीज़ को समझिए। यहाँ AgNC नहीं, यहाँ AgCN होगा, यहाँ पे क्या होगा वो AgCN होगा। समझ में बता रही है, AgCN यानी सिल्वर साइनाइड और NaCN HCN, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा कंपाउंड। देखिए कोई भी बेंजीन लिया, यहाँ बेंजीन ग्रुप को लेके बता रहा है, हम लोग अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, बेंजीन ग्रुप भी जो मन करे। बेंजीन ग्रुप के साथ क्लोरीन और CH3 है तो HCN में क्या होगा, H जो है Cl को लेके आउट हो गया, CN जो है इसकी जगह चला जाएगा और नीचे CH3 पे कोई असर नहीं होगा, CN की जगह पे
जहाँ पहले क्लोरीन था वहाँ CN आ गया। उसके बाद सिल्वर साइनाइड क्या करेगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। जैसे क्लोरीन है AgCN के साथ किया तो Ag जो है क्लोरीन को लेकर चला गया और ये जो साइनाइड था ये आइसोसाइनाइड बना दिया। समझ में बात आ गई। NH3 के साथ भी सेम रिएक्शन आ रहा है। नाइट्रोजन NH3 है तो 3 हाइड्रोजन है जिसमें से एक हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन को लेकर आउट, बचा कितना NH2, वो इस बेंजीन के साथ कंबाइन होकर NH2 बना दिया। फिर यहाँ पे समझिए दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर आउट हो जाएगा, बचा एक हाइड्रोजन, दोनों मिलकर बाइफिनाइल बना देगा। यहाँ पे समझिए बात, कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को देखना है, इसमें क्या है उससे मतलब नहीं है, केवल नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको देखना है। हाइड्रोजन है एक, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएगा, क्लोरीन के साथ HCl लेके निकल गया, नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, बेंजीन। अब बताओ ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो ये कंपाउंड क्या फर्दर रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिसके कारण ये कंपाउंड कोई भी फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स मतलब जो बॉम्ब या फिर जो वेपन्स बनाते हैं, जो बड़े बड़े डायनामाइट्स होते हैं, है ना, जिसको यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए हिली एरियाज में, तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। एक होता है आपका TNCB, एक होता है आपका TNT, ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन यानी TNCB, और TNT क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। यहाँ देख सकते हो ये क्या आपका TNT है, यहाँ पे बेंजीन होता है, बेंजीन पे सिमेट्रिक पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है, ऊपर में CH3 है तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप है तो ट्राई नाइट्रो, और टोलुइन है बेंजीन पे CH3 तो टोलुइन। उसी तरीके से यहाँ क्लोरीन है, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन यानी TNCB को जब हम किसी भी गर्म पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, TNCB को क्या करते हैं, किसी भी गर्म पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, गर्म पानी में इसको डाल दो, जो ये है TNCB, इसको किसी भी गर्म पानी में अगर हम डाल दें तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन का गया, ये जो क्लोरीन है इसको लेके आउट हो जाता है, और ये जो OH है ये इस क्लोरीन की जगह जाके TNP यानी ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करता है, जिसको कि पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। समझ में बात आई। अब जानते हैं FeCl3 के साथ। अब इसको थोड़ा समझिए, जैसे FeCl3 जो है यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को समझो। इसको आप रिएक्शन याद कर जाइए। क्या, जैसे इतना रिएक्शन तो हम लोग देखे कैसे कैसे हो रहा था, इसको याद कर जाओ। जैसे क्लोरीन है, बेंजीन के साथ क्लोरीन है, इसको FeCl3 के प्रेजेंस में हिट करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा और पारा और ऑर्थो ग्रुप कंपाउंड बनेगा, यानी ClCl, ठीक है। अब कैसे बन रहा है तो ये चीज़ मत देखो, बस इसका ध्यान रख लो कि FeCl3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये ऐसे जो है रिएक्शन होगा इसका। इसमें ध्यान भी क्या रखना है, क्लोरीन अगर दिया हुआ है तो FeCl3 के साथ कराएंगे तो एक क्लोरीन जो है यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा, एक बार क्लोरीन जो है ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, एक बार पारा पोजीशन पे, 2 मोल्स ऑफ HCl जो है वो रिलीज डाउन हो जाएगा, पारा जो है 75% बनेगा, ऑर्थो जो है 25% बनेगा। पारा 75% क्यों बनेगा, रीजन बता ही दिए हैं हम। रीज़न क्या है आप लोग कमेंट्स में बताइए। नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिए। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन में हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड का। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, तो बेंजीन पे ये जो क्लोरीन है वो एज इट इज रहता है, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। और यहाँ पे ये जो नाइट्रिक एसिड में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है कि इसमें से एक हाइड्रोजन क्या करता है, इसमें से एक ऑक्सीजन लिया, जैसे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है वो दोनों कंपाउंड्स बनाना है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, मतलब बात समझ, दोनों कंपाउंड्स बनता है, या तो ये या तो ये। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन लिया, H2O का मिलकर निकल गया 2 मोल्स में, और जो बच गया यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गया तो NO2 बचा। NO2 जो है वो यहाँ पे आके या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पारा पोजीशन पे आके कंबाइन हो गया। समझ में बता रही है, जिसमें से ये ऑर्थो पोजीशन वाले को ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और ये पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। समझ में बात। सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कोई भी अगर क्लोरोबेंजीन है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ोगे ना तो OH और HSO3 मिलता है, यानी सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है और उससे सल्फोनिक एसिड बनता है। समझ में बताइए। तो क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किए तो 2 मोल्स में H2O निकला, SO3H जो है एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा, एक बार पारा पोजीशन पे जाके बन जाएगा। ऑर्थो जो है 25%, पारा जो है 75% बनेगा। रिडक्शन एंड विद एल्कोहल। अब इसको समझिए, रिडक्शन में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लिखे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका यूज कर लिया गया है। क्लोरोबेंजीन के साथ रिडक्शन करा रहे हैं, रेड नहीं है, रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन को लेके आउट, और एक हाइड्रोजन जो है इस ये जो क्लोरीन जिस पोजीशन पे अटैच था कार्बन से उसकी जगह एक हाइड्रोजन जो है चला जाएगा, तो HCl अलग हो गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। वही अल्कोहल के साथ करोगे तो अल्कोहल के साथ क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन को लेके आउट हो जाएगा, और ये जो O है ये बेंजीन जो है इस O के साथ कंबाइन होकर ईथर का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, ईथर का। उसी तरीके से यहाँ क्लोरीन है, यहाँ OH है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर अलग हो गया, ये जो O है और ये जो बेंजीन है इसके साथ ये बेंजीन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, बाइफिनाइल ईथर, बाइफिनाइल ईथर।
एसिटिक एसिड के साथ देखते हैं, एसिटिक एसिड के साथ ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन को लेकर अलग, बाकी क्या बच गया CH3COO, तो ये बेंजीन इस CH3COO के साथ जो है मिलकर ईस्टर बनाएगा। समझ में बात आ गई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी सेम रिएक्शन आ रहा है, जैसे हम लोग देखे थे अल्काइल हैलाइड में MgCl है, HOH के साथ रिएक्शन करा है यानी वाटर में, और ये वाटर के साथ जो होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको हम लोग वाटर के पास नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर वाटर के पास रखोगे तो हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स एक्वस सॉल्यूशन, तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। तो HOH को जब MgCl के साथ किए तो OH जो है MgOHCl जो है वो मिल जाएगा, और MgOHCl जो है वो निकल गया, और एक हाइड्रोजन जो है वो इसकी जगह पे आके बेंजीन बना रही है। समझ बात आ गई। और बाकी आगे फर्दर रिएक्शन दिखा रहा है कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्लोरोबेंजीन, फिर उसको वाटर में डाल दोगे तो फिनॉल बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा, वो वगैरह एक्स्ट्रा है। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मेन जो आप अल्काइल में जाने थे वही है। ठीक है।